सुरेश जी, सरकार ये कहती है कि विपक्ष की जो भूमिका है वो सिर्फ सीएम मुख्यमंत्री उनको घेरने की रही है। अपोजिशन की भूमिका केवल मात्र विधानसभा के अंदर ही दिखाई दे ये आवश्यक नहीं है जी। विपक्ष की भूमिका विधानसभा के बाहर भी जो है वो है और विधानसभा के अंदर भी है जी। आज कोई भी मंत्री जी केवल मात्र जो है वो मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में जो है वो अपने स्टेटस को और अपनी फैसिलिटीज को एंजॉय करने मात्र के लिए है। एक भी किसी पीएन तक की ट्रांसफर करने का अधिकार किसी मंत्री को है नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आज का ही दूंगा जी। आज मेरा ही प्रश्न था, एक दूसरा प्रश्न था विधानसभा के अंदर, और वो बहुत सीनियर मंत्री हैं, श्रीमती विद्या स्टोक्स जी, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं वो, और उनको मैंने प्रश्न में याद भी दिलाई कि जिस संस्था का ये प्रश्न है हिम प्रोसेस वो उनके स्वर्गीय पति ने बनाई थी जी। लेकिन वो जवाब ही नहीं उसके ऊपर मिल पाया। वो प्रश्न नहीं समझते हैं, जवाब नहीं समझते हैं। कोई मंत्री कुछ बोल नहीं सकता है, कोई काम कर नहीं सकता है, लेकिन वो जो भ्रष्टाचार करते रहे हैं वो सारे उनके भ्रष्टाचार के हमने आरोप संकलित करके चार्जशीट में दिए हैं। अब मुख्यमंत्री तो जब मुख्यमंत्री ही दिखाई देगा काम करता हुआ तो मुख्यमंत्री तो टारगेट पे आएगा ही आएगा, लेकिन पूरी सरकार जो है वो, क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कैबिनेट जो है वो सुप्रीम होती है, तो कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो अपनी बात करता है, उनका अफसर जो है वो उस बात को काट देता है, फिर वो शाम को अफसर बदल दिया जाता है जी। अब जितने अफसर जो बनाते हैं किसी मंत्री को पूछा नहीं जाता है जी। पूरे का पूरा मुख्यमंत्री का सचिवालय जो है वो रिटायरीज और रिटायर्ड लोगों का जो है वो उनसे बना हुआ, वही सारे डिसीजन लेते हैं, वही सब कुछ जो है वो आगे करते हैं जी। तो इसलिए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तो टारगेट में रहेंगे जी जी। लेकिन तो आप आरोप लगा रहे हैं जो अफसरशाही है, जो अफसर हैं टारगेट में वो मंत्रियों की बात नहीं सुनते। देखिए जो जेन्युइन अफसर हैं उनकी तो आज कांग्रेस की सरकार में जो है वो कहीं सुनी ही नहीं जाती है जी। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े जो अफसर थे जी, वो सबके या तो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले गए अथवा उनको सुपरसीड कर दिया गया, मुख्य सचिव बना दिया गया जी। मुख्यमंत्री का पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो है वो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करता था, एक व्यक्ति जो है वो वहां से मुख्यमंत्री बन गया, उसके स्थान पर जो है वो दूसरा कोई सर्विंग ऑफिसर नहीं लाए, एक रिटायर्ड व्यक्ति को वहां पर बना दिया, इलेक्शन कमीशन से रिजाइन करवाया उसको जी। इसी प्रकार से सारे उनका बाकी लोग हैं वो रिटायर्ड लोग चल रहे हैं, इसलिए जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनकी इस सरकार में कोई महत्व ही नहीं है, उनकी बात कोई सुननी नहीं जाती है। केवल मात्र जो रिटायर्ड और टायर्ड लोग हैं वही तय करते हैं कि किस विभाग में किस मंत्री को बनाना, अफसर को बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। तो मैं समझता हूँ कि इस सरकार में पूरी की पूरी जो है वो मुख्यमंत्री को भी बहुत सारी चीजें शायद पता नहीं होती हैं, जो ये 5-7 लोगों की जो टोली है ये इनसे करवा रही है जी। किस टोली की बात कर रहे हैं आप? मैं जो बता रहा हूँ ये जो अफसरों की टोली है जो रिटायर्ड हो चुके हैं बहुत सालों से जी। अब और वो उनको अब जो है वो मुख्यमंत्री के सचिवालय में जो स्थान दिया गया है जी। प्रदेश में जो कुछ भी करना है, कहीं पोस्टिंग्स करनी है, प्लेसमेंट्स करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, सब कुछ वही लोग करते हैं जी। और मुख्यमंत्री को भी बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता है, उनके दस्तखत होते हैं वो और काम चल जाता है जी। तो इस प्रकार की व्यवस्था में जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका या अफसर जो हैं, तो अफसर तो जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनको तो कोई सुना ही नहीं जाता है, उनको तो सुपरसीड किया जा रहा है आजकल जी। सुरेश जी, दूसरा धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने का फैसला, विपक्ष इसको लेकर जो है विरोध कर रहा है, दूसरा सरकार ये कह रही है, पार्टी ये कह रही है जो राजधानी बनाया गया धर्मशाला को उसको चुनाव और सियासत से जोड़ के ना देखा जाए। देखिए ये जो निर्णय लिया गया है कांग्रेस की सरकार के द्वारा, विशेष रूप से मुख्यमंत्री के द्वारा जी, प्योरली राजनीतिक आधार पर ही ये निर्णय लिया गया है जी। अगर हिमाचल प्रदेश के सब स्थानों से अप्रोच करने वाला स्थान जो है राजधानी के लिए चुना जाना है तो उसके लिए घुमारवीं से लेकर के
सुंदरनगर और सरकार घाट तक का एरिया जो है वो सबसे सेंट्रल प्लेस पड़ता है, तो वहां पर राजधानी बनती। जी। कर्जा आप ले रहे हैं, 1000-1500 करोड़ और कर्जा ले लेते, नई राजधानी बना देते। जब आपने 1966 में बड़ा हिमाचल बना जी, पंजाब से एरिया हिमाचल में मर्ज हुए जी, तो शिमला को ही उस वक्त जो है वो राजधानी चुना गया। डॉक्टर परमार जो है वो उन्होंने शिमला को ही राजधानी बनाया था। तो मुझे लगता है कि वो कोई शिमला के विशेष लगाव के प्रति नहीं, हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों को देख करके उन्होंने शिमला को बनाया था। यहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उनके पास, जी। उसमें कोई खर्चा नहीं करना था। अगर कोई पैसा आता है तो उससे प्रदेश के विकास में वो लाभ होगा जी। अगर विकास किया जाता है धर्मशाला का, कांगड़ा का, चंबा का, तो हमें लगता है कि उसका ज्यादा लाभ होता। आज राजधानी आप शिमला में एक चल रही है, आप फिर उसमें धर्मशाला में बना रहे हैं, सीधा खर्चा तो पहले ही इसमें जो है वो हो जाएगा, क्योंकि शिमला के कर्मचारियों को कैपिटल अलाउंस मिलता है। दूसरी राजधानी धर्मशाला में हो जाएगी तो वहां पर भी जो एम्प्लॉई है छोटे से लेकर के बड़े तक उसको भी कैपिटल अलाउंस देना पड़ेगा। शिमला में जो है वो आपके मंत्री बैठते हैं, वो धर्मशाला भी जाया करेंगे। 4 दिन का सेशन धर्मशाला में होता है, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। एक फाइल लेने के लिए भी शिमला से जो है वहां जाती है। अगर वहां पर दूसरी फाइल बन करके वहीं पर रखनी है तो हिमाचल क्या उस बर्डन को बियर करने के लिए तैयार है? 40,000 करोड़ से अधिक का आपका कर्जा है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये सही नहीं है? संभव है कि वो 45,000 तक पहुंच जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से मेरी व्यक्तिगत राय है, ये प्योरली राजनीतिक आधार पर लिया गया फैसला है। इसका कोई लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता को नहीं होगा और ना ही कांगड़ा और चंबा के लोगों को इसका कोई लाभ होगा। राजधानी वहां पर बनने से किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। जी, लेकिन मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्री है, पार्टी है, वो कह रही है कि चुनाव से जोड़ के इसको ना देखा जाए और इसका जो लाभ है, अगर लोअर हिमाचल की बात की जाए तो पूरे वहां के ये कहा जाए कि आम जनता को इसका फायदा होगा। देखिए, मैं समझता हूँ जब इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट धर्मशाला में की थी जी, उसके बाद मीडिया पर स्पष्ट रूप से परिवहन मंत्री श्री GS वाली जी ने कहा था किसी को पता नहीं है क्यों ये घोषणा की गई, किसको पूछ के की गई है, कैसे की गई है जी। और उसके बाद जो है कौल सिंह ठाकुर जी सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार की बात की थी कि हमको मालूम नहीं है और दूसरी राजधानी की आवश्यकता नहीं है। अब राजनीतिक आधार पर जो है वो शिमला आकर के मुख्यमंत्री जी ने पहले ये कहा कि भी नहीं, जो वहां बहुत पहले से चल रही है राजधानी तो वही उसी तरह से चलती रहेगी। अगर उसी तरह से चलती रहेगी तो ये घोषणा करने की, निर्णय करने की आवश्यकता क्या थी? और कल जो है फिर से निर्णय ले लिया कि धर्मशाला सेकंड राजधानी होगी। सेकंड राजधानी होगी तो जो राजधानी के बेनिफिट्स हैं और इसके जो नुकसान हैं वो सब जो है धर्मशाला को भी सहन करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत प्योरली पॉलिटिकल आधार पर लिया गया, अपने 5 साल की टर्म के आखिरी साल में लिया गया निर्णय, केवल मात्र चुनाव 7 महीने बाद है, इसीलिए इसका फायदा उठाने के लिए फैसला किया गया। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए निश्चित रूप से जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल आधार पर वोट बटोरने के लिए जो है इस प्रकार का फैसला जो है वो किया गया है। अगर ये निश्चित रूप से वीरभद्र सिंह जी जेन्युइनली ये मानते कि कांगड़ा में दूसरी राजधानी होनी चाहिए तो 6 बार अपने आप को मुख्यमंत्री कहलाते हैं ये, तो अपनी पिछली टर्म्स में कर देते, ये 83 में कर लेते, 85 में कर लेते, 90 में कर लेते, उसके बाद कर लेते। आज तक तो की नहीं। अब जब अंतिम पारी है, जब ये जाने वाले हैं, तब जो है वो इस प्रकार की घोषणाएं जो है वो कर रहे हैं। जी सुरेश जी, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे उससे आपको लगता है कि हिमाचल में भी उसका प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा? देखिए, हिमाचल के चुनाव हमेशा अपने प्रदेश की परिस्थितियों और मुद्दों के आधार पर लड़े भी जाते हैं, जीते भी जाते हैं। जी, आप देखेंगे जब पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था 2009 में भी जी, केंद्र में जो है वो कांग्रेस की सरकार, यूपी की सरकार बनी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 3 लोकसभा के सांसद जो है वो हमारे चुने गए थे उस समय भी। जी, तो इसलिए यहाँ पर अपने मुद्दों के आधार पर, अपनी परिस्थितियों के आधार पर लड़ते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो है वो 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे
उसके जो आउटकम होगा उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो सारे देश भर में पड़ेगा। उसमें हिमाचल भी अछूता नहीं रह सकता है और निश्चित रूप से यहाँ पर भी इसका असर थोड़ा बहुत तो होगा। जी, आपको लगता है आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब में उन्होंने चुनाव लड़ा, हिमाचल पर भी उनकी नजरें हैं, कहीं ना कहीं हिमाचल भी वो मैं भी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उतर सकती है? आपको लगता है कि उनको वहां पर असर दिखा पाएंगे अपना? पंजाब में कुछ उठापटक उन्होंने की होगी और उसका चुनावी सफलता उनको कितनी मिलती है कितनी मिलती है ये तो 11 मार्च को पता चलेगा जी। लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस दिल्ली की रही है उसके आधार पर मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश का जो जागरूक मतदाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लिटरेसी रेट जो है वो हिंदुस्तान में केरल के बाद शायद सबसे ज्यादा है और यहाँ का मतदाता जो है वो पूरा पढ़ा लिखा भी है, जानकार भी है और यहाँ पर सीधा सीधा पॉलिटिकल आधार पर भी जो है वो 2 दलीय परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसलिए किसी तीसरे दल के लिए यहाँ पर जो है कोई जगह नहीं है। और यहाँ पर इस प्रकार का जैसा पंजाब में बहुत सारी स्थितियां रही होंगी जिसके कारण जो है वो उन्होंने वहाँ पर अपना कुछ उठापटक की होगी, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी तो वहाँ पर क्योंकि NRIs पंजाब में बहुत हैं, उनमें उन्होंने अपनी पैठ बनाई, उनसे पैसे बटोरे हैं। कुछ जो है वो उग्रवादी और नक्सलवादी तरीके के लोग वहाँ पर ज्यादा रहे हैं, वो उनके साथ मिल गए होंगे, जो हिमाचल में स्थितियां नहीं है और हिमाचल में इनका कोई असर नहीं होगा। जी, तो आपको लगता है हिमाचल में जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं, जैसे मैंने कहा कि 2 दलीय स्थिति यहाँ पर जो है वो बनी है और कैडर्स जो है वो बहुत मजबूत है नीचे तक जी, बूथ लेवल तक जो है यहाँ पर वोटर जो है बंटा हुआ है 2 तरफ जी। बहुत कम जो है वो यहाँ पर न्यूट्रल वोटर रह जाता है, जिसके आधार पर सरकारें हर 5 साल में जो है बनती और बिगड़ती रही हैं जी। तो इसलिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी जो है पार्टी किसी भी प्रकार का असर यहाँ पर दिखा सकेगी और अभी तक तो उनका कोई यहाँ पर नाम भी नहीं है। जो हमारी ही पार्टी से निकल करके गए थे एक नेता उनके साथ, उनको भी उन्होंने जो है वो बाहर निकाल दिया है, उनकी कार्यकारिणी भंग कर दी है, तो अभी तो कोई इस प्रकार की पार्टी यहाँ पर चलती नहीं है और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जो है कोई अपना पैर फैला सकेगी या जमा सकेगी, ये संभव नहीं है। जी, 3 बड़े आप काम जो आपने शिमला की आम जनता के लिए अपने कार्यकाल में किए बतौर विधायक? देखिए, मैं समझता हूँ शिमला में सबसे बड़ी समस्या आजकल पार्किंग की है। जी जी। और जितनी भी पार्किंग्स आज शिमला में बनी हैं वो हमारे कार्यकाल में बनी हैं। जो वर्तमान में 3 पार्किंग संजौली, छोटा शिमला और लिफ्ट के पास बन रही है जी, वो सब की सब जो है वो मेरे कार्यकाल में मेरे द्वारा जो है वो आइडेंटिफाई करके बनाई गई हैं जी। दूसरा, शिमला का बहुत ऐतिहासिक हॉस्पिटल है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जो हमारे शिमला के सेंटर में है बिल्कुल। उसमें एक बिल्डिंग हेरिटेज की भी है जी, तो उसके जो है वहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा मिलती नहीं थी। वो बिल्डिंग हमने जो है बहुत बड़ा अमाउंट धूमल जी की सरकार के समय मैंने जो है वो सैंक्शन करवाया, शिलान्यास करवाया, काम प्रारंभ करवाया और आज जो है वो बिल्डिंग बनकर के तैयार है। ये शिमला के इतिहास में बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो होगी जी। हमारी जो है वो इसके अतिरिक्त शिमला में और भी काम बहुत सारे गिना सकता हूँ मैं जी। हमारी जो है एक सुरंग बनी है जी, ऑकलैंड टनल जिसको कहा जाता है, जिसके कारण 1 किलोमीटर का रास्ता जो है वो कम हुआ है जी। और अगर इस 5 साल में हमको मौका मिलता तो और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो मैं हर साल मुख्यमंत्री जी को अपनी प्रायोरिटीज में देता हूं, उनको हम मूर्त रूप दे सकते थे, बना सकते थे जी। लेकिन वो उनके कारण बन नहीं पा रहे हैं। और वर्तमान 4 साल में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो मैंने उठाया नहीं है जिसको जो है वो इफेक्टिवली विधानसभा में या सरकार के समय जो है वो उठाया ना हो जी। लेकिन हिमाचल की ट्रेडिशन है। सुरेश जी, आखिरी सवाल मेरा आपका, शिमला में इस बार बर्फबारी जो है खूब हुई, ये कहा जाए कि शिमला में बर्फबारी ने रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन प्रशासन जो है इसके लिए तैयार नहीं दिखा और शिमला में ये कहा जाए कि बिजली राजधानी है, कई दिन तक वहां पर बिजली नहीं रही, सड़कों का बुरा हाल हुआ, प्रशासन का जो हाल था वो लचर था, रिस्पांस लचर था। जो राजधानी है, अगर राजधानी में ये हाल है तो गांव में क्या हाल हुआ होगा?
आपने बहुत जो है वो मुद्दे की और पते की बात की है। शिमला में बर्फ बहुत गिरती थी जी, काफ़ी सालों से बर्फ गिरनी बंद हो गई, क्योंकि शिमला के जो पेड़ थे, जो यहाँ की हरियाली थी, वो समाप्त कर दी और यहाँ पर कंक्रीट के जंगल जो है बनने शुरू हो गए। जी जी इस बार सौभाग्य से 2 दिन बर्फ गिरी, जी, लेकिन वो उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी किसी समय यहाँ पर गिरा करती थी। लेकिन जितनी भी जी। गिरी, काफी सालों के बाद इतनी बर्फ गिरी, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जो है वो बिल्कुल एक किस्म से टोटली बंद हो गया। जी, बिजली यहाँ पर कभी नहीं जाती थी, भारी बर्फ भी गिरी है तब भी बिजली का जो है वो पूरा प्रबंध होता था। लेकिन इस बार लगातार 7 दिन तक हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बिजली नहीं मिली, और बिजली ना आने के कारण शिमला की वाटर सप्लाई भी बंद हो गई, जिसके कारण पानी भी लोगों को बर्फ को उबाल करके जो है वो पीना पड़ा। और इतना ही नहीं, सड़कें शिमला में बर्फबारी को साफ करने के लिए और कैसे यहाँ प्रबंध करना है, अंग्रेजों के समय से लेकर के एक स्नो मैनुअल बना हुआ है जी। उस स्नो मैनुअल को शायद वर्तमान सरकार के मंत्रियों या अधिकारियों ने कभी देखा ही नहीं है। उस स्नो मैनुअल का पालन नहीं किया गया, और सड़कें सबसे पहले जिस स्थान की खुलनी चाहिए थी वो ना खुल करके वीआईपीज के घरों के रास्ते जो है साफ किए गए। और इतना ही नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है जी, उसका जो दफ्तर है उसके ऊपर भी पेड़ गिर गया जी, और वो कई दिनों तक पेड़ नहीं उठाया गया। सारे शहर से पेड़ जो है वो सड़कों पर गिरे रहे, उनको उठाया नहीं गया। हमने जो है वो कोशिश की कि हम जो है वो डीसी शिमला का पता करें, डीसी शिमला आउट ऑफ स्टेशन थे। हमने पता किया कि भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है वो एक्सियन से लेकर के सीएमडी तक जो है वो मुझे जो है वो टेलीफोन पर बड़ी मुश्किल से जो है वो सीएमडी मिल पाए। निचले अफसर जो है वो उन्होंने तो टेलीफोन सुनना भी बंद कर दिया था। अथॉरिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। पानी के जी, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन जो है इससे सबक लेगा और आगे के लिए जो स्नो मैनुअल है उसको ध्यान में रखा जाएगा, उसका संज्ञान लिया जाएगा। सुरेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज। इनसे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।